बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम ज़िशान फ़रीद है और आज हम आलू के अंदर होने वाले दो इंतहाई अहम मराहल यानी कि स्टोलनाइजेशन स्टोलन्स बनने के मरहले और ट्यूबराइजेशन यानी कि ट्यूबर्स बनने के मरहले पर बात करेंगे। इससे पहले आलू के पौधे को समझना बहुत ज़रूरी है। आलू के कुछ हिस्से ज़मीन के ऊपर डेवलप होते हैं जिनमें मेन तना, पत्ते, कंपाउंड लीव्स और फूल होते हैं, और इसी तरह ज़मीन के नीचे भी तने या स्टेम्स बनते हैं। ज़मीन के नीचे बनने वाले स्टेम्स या तनों को हम स्टोलन्स का नाम देते हैं। ज़मीन के नीचे बनने वाले तने यानी कि स्टोलन्स रंगत में सफ़ेद होते हैं और इनकी तादाद भी काफ़ी ज़्यादा होती है। ये स्टोलन्स पौधे के उगने से लेकर 20-22 दिन तक तादाद और लंबाई में बनते रहते हैं। जब स्टोलन्स मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद ट्यूबर्स बनने का मरहला शुरू होता है और ये मरहला भी 20-22 दिन तक जारी रहता है। जैसे ही ट्यूबर्स बनते हैं तो कंपाउंड लीव्स के अंदर बनने वाली स्टार्च तने के जरिए होती हुई ट्यूबर्स के अंदर मुंतकिल होती है और ट्यूबर्स अपने साइज को बड़ा करते रहते हैं और बल्किंग का मरहला जारी रहता है और आखिर में फिर बनने वाले आलू मैच्योर होते हैं जिसे हम मैच्योरिटी का मरहला कहते हैं। तो इस तरह हम आलू की फसल को 5 मराहल में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहले उगाव का मरहला जो कि 10 से 20 दिन के अंदर मुकम्मल होता है। दूसरा मरहला स्टोलनाइजेशन का मरहला और स्टोलनाइजेशन का मरहला 20 से 22 दिन तक जारी रहता है। बाज़ दफ़ा अभी आलू के बीज में से पौधा ज़मीन के बाहर नहीं निकला होता तो ज़मीन के नीचे स्टोलन्स बनना शुरू हो जाते हैं और ये तकरीबन 20 से 22 दिन तक बनते रहते हैं। इन 20 और 22 दिनों के दौरान स्टोलन्स तादाद में भी और लंबाई में भी बढ़ते रहते हैं। उसके बाद ट्यूबराइजेशन का मरहला तकरीबन 20-22 दिन का मरहला होता है। फिर बल्किंग का मरहला ये तकरीबन 40 से 45 दिन पर मुश्तमिल होता है और आखिर में मैच्योरिटी का मरहला ये 20 से 25 दिन तक मुश्तमिल होता है। इस तरह वैरायटी टू वैरायटी ये फसल तकरीबन 90 से 130-135 दिन में अपना दौरान ज़िंदगी मुकम्मल कर लेती है। याद रखने की बात यह है कि जो ट्यूबर्स होते हैं वो तादाद में फ़ी पौधा 20 की तादाद तक चले जाते हैं और सबसे अहम बात यह है कि अगर स्टोलन्स जिनके सिरों के ऊपर ट्यूबर्स लगते हैं स्टोलन्स की लंबाई कम से कम 2 इंच या 2 इंच से ज़ायद होगी तो उसके ऊपर लगने वाला ट्यूबर राशन साइज आलू में डेवलप होगा। अगर स्टोलन्स की लंबाई 2 इंच से छोटी रह जाए तो उसके सिरों पर लगने वाले ट्यूबर्स वो राशन में तब्दील नहीं होते बल्कि वो बीज साइज या गोली साइज के रह जाते हैं। अब हम स्टोलन्स के ऊपर एक इंतहाई खतरनाक बीमारी स्टोलन डेके या स्टोलन रॉट का जिक्र करेंगे। ये बीमारी स्टोलन्स के ऊपर पैदा होती है और इस बीमारी को पैदा करने वाले जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है या जरासीम है उसको हम राइजोकोटोनिया बैटिटोला का नाम से याद करते हैं। राइजोकोटोनिया बैटिटोला ये ऐसा जरासीम है जो स्टोलन्स के ऊपर आगाज में पिंकिश ग्रे कलर के धब्बे लगाता है जो कि आहिस्ता आहिस्ता डार्क ब्राउन रंगत में तब्दील हो जाते हैं और आखिर में सारे का सारा स्टोलन्स गल सड़ जाते हैं। इस बीमारी के अंदर हम बहुत ही ज़्यादा पैदावार का नुकसान करते हैं। बुनियादी तौर पर जो स्टोलन रॉट या स्टोलन डेके की बीमारी है ये 2 फंगस राइजोकोटोनिया बैटिटोला और दूसरा राइजोकोटोनिया सोलानाई के कॉम्प्लेक्स से पैदा होती है। इसको कंट्रोल करने के लिए सबसे आसान तरीका मिंकोजेब की फ्लडिंग है। अगर हम 1 किलोग्राम मिंकोजेब को पानी के जरिए फ्लड कर दें तो पैदा होने वाला स्टोलन रॉट या स्टोलन डेके की बीमारी हम मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर ट्यूबर्स ज़मीन के ऊपर
निकल आए और उन ट्यूबर्स के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ना शुरू हो जाए तो ट्यूबर्स के अंदर भी क्लोरोफिल पैदा हो जाता है और ट्यूबर्स सब्ज रंगत इख्तियार कर लेते हैं, जो कि लो क्वालिटी का आलू कहलाता है। अब हम स्टोलन सिस्टम के ऊपर बात करेंगे। स्टोलन सिस्टम के अंदर ज़ेरे ज़मीन तने के नोड्स से स्टोलन जुड़े होते हैं। एक नोड से 3 स्टोलन्स निकलते हैं। पहला मेन स्टोलन होता है और दूसरे 2 सेकेंडरी स्टोलन्स होते हैं। ये सेकेंडरी स्टोलन्स तने के ऑक्सिलरी बड के साथ जुड़े होते हैं। बीच के करीब 3 नोड से निकलने वाला स्टोलन लंबाई में ज़्यादा होता है और जैसे जैसे स्टोलन नोड से दूर जाते हैं वो स्टोलन निकलने वाले स्टोलन्स लंबाई में कम होते हैं। पहला स्टोलन निकलने के बाद जो दूसरा और तीसरा स्टोलन निकलता है वो एक्रोपेटली तरतीब में होता है। पहले स्टोलन से जो पहले स्टोलन्स तेजी से बढ़ोतरी करते हैं और दूसरे और तीसरे निकलने वाले स्टोलन की बढ़ोतरी आहिस्ता होती है। इसके अलावा जो स्टोलन्स शुरू में बनते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा स्टोलन, उनकी जो बढ़ोतरी का अमल होता है वो स्लो होता है और चौथे स्टोलन से लेकर 8वें स्टोलन तक जो स्टोलन्स बनते हैं वो बहुत तेजी के साथ लंबाई में इजाफा करते हैं। जैसे ही ट्यूबर्स बनने का अमल शुरू होता है तो स्टोलन्स की लंबाई बहुत स्लो हो जाती है। उनके लंबे होने का जो लंबाई है या उनकी जो लंबाई में इजाफा है ट्यूबर्स के आगाज़ पर वो स्लो हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे ट्यूबर्स ज़्यादा बनते हैं स्टोलन्स की लंबाई बिल्कुल रुक जाती है। इसके अलावा स्टोलन्स का वो हिस्सा जो ज़मीन के अंदर मीडियम के साथ टच होता है उसके ऊपर वहाँ से बाल नुमा या जड़ नुमा ग्रे रंग के धागे से निकलना शुरू हो जाते हैं। ये राइजोपस कहलाते हैं। ये 13 मुख्तलिफ अक़साम के होते हैं। बुनियादी तौर पर ये राइज़ाइड्स या राइजोपस जो जड़नुमा धागे या शाखें से होती हैं, ये स्टोलन्स के ऊपर बनने वाले ट्यूबर्स के लिए खुराक खींचती हैं और खुराक बाहम पहुंचाने का मेन ज़रिया है। अब हम ट्यूबर फॉर्मेशन या ट्यूबराइजेशन सिस्टम पर बात करेंगे। ज़मीन के नीचे जो स्टोलन्स होते हैं वो हॉरिजेंटली बढ़ते हैं, यानी कि उनकी जो बढ़ने का अंदाज है वो हॉरिजेंटली है। इसके अलावा इन स्टोलन्स के ऊपर नोड्स और इंटर नोड्स होते हैं। स्टोलन्स के जब मुकम्मल हो गए, स्टोलन्स बनने का मरहला मुकम्मल हो गया तो स्टोलन्स के आखिरी हिस्सों पर वहाँ पर खलियों की तकसीम का अमल शुरू हो जाता है। खलिए तकसीम दर तकसीम होना शुरू हो जाते हैं और इसके अलावा वो लंबाई के रुख फैलना शुरू हो जाते हैं। खलियों के उन फैलाव से और खलियों की उन तकसीम से ट्यूबर्स बनने का अमल शुरू होता है और आहिस्ता आहिस्ता जैसे वो खलिए तकसीम दर तकसीम होते जाते हैं और वो फैलते जाते हैं तो वो ट्यूबर या आलू की शक्ल इख्तियार करना शुरू हो जाते हैं। याद रखने की बात है कि बनने वाला ट्यूबर भी एक मुकम्मल स्टेम की तरह का हिस्सा होता है और उसके ऊपर भी नोड्स और इंटर नोड्स मौजूद होते हैं और उन नोड्स के ऊपर लीफ स्कार्स होते हैं। इसके अलावा पत्तों के अंदर बनने वाली स्टार्च वो तने के ज़रिए हरकत करती हुई उन ट्यूबर्स में आकर ज़ख़ीरा होना शुरू हो जाती है और ये जो स्टार्च है ये खलियों के पैरनकाइमा खलियों के अंदर ज़ख़ीरा होती है। ये खलिए लंबे होते हैं और इन्हें पैरनकाइमा खलिए कहा जाता है। इसके अलावा स्टोलन्स के अंदर एक हार्मोन मौजूद होता है जिसे हम लिपोक्सी जीन्स हार्मोन कहते हैं। लिपोक्सी जीन्स हार्मोन एक नया हार्मोन जिसे हम जिस्मोनिक एसिड का नाम देते हैं, जिस्मोनिक एसिड पैदा करता है। बुनियादी तौर पर स्टोलन के अंदर ये जो जिस्मोनिक एसिड हार्मोन है ये ट्यूबर्स के बनने के अमल को कंट्रोल करता है। आखिरी बात और बहुत अहम बात यह है कि अगर स्टोलन की लंबाई 2 या 2 से ज़ायद इंच की होगी तो उसके पर बनने वाला
जो ट्यूबर होगा वो राशन साइज में तब्दील होगा। इसके अलावा 3-4 बातों का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। ट्यूबर बनने के वक्त ज़मीन के अंदर मुनासिब नमी की मिकदार रहनी चाहिए। इसके अलावा अगर ट्यूबर्स बनने के अमल के दौरान और स्टोलन्स बनने के अमल के दौरान दिन लंबे हों या गर्म टेम्परेचर होगा तो स्टोलन्स बनने का अमल तेज़ और ज़्यादा होगा और स्टोलन्स तादाद में ज़्यादा बनेंगे। इसके अलावा इस स्टेज पर हमें खुराक की भी मुनासिब मिकदार दरकार होती है। अगर इस वक्त खुराक की और ख़ुसूसन ऑक्सीजन हार्मोन की कमी पैदा हो जाए या फॉस्फेटिक फर्टिलाइज़र की कमी हो तो स्टोलन्स की तादाद में भी कमी होगी, स्टोलन्स की लंबाई में भी कमी होगी और ला मुहाला ट्यूबर्स की तादाद भी कम पैदा होगी और पैदावार हमें कम हासिल होगी। इसके अलावा जब ट्यूबराइजेशन का मरहला शुरू होगा तो उस मरहले पर हमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं देने। ज़्यादा पानी की वजह से पौधा बढ़ोतरी या वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ मुंतकिल हो जाता है और ट्यूबर्स बनने का अमल डिले या स्लो हो जाता है। इसके अलावा ट्यूबराइजेशन के मरहले पर अगर हम ज़्यादा नाइट्रोजनी खाद देंगे तो ज़्यादा नाइट्रोजनी खाद की वजह से भी पौधा वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ मुंतकिल हो जाएगा और वेजिटेटिव ग्रोथ की वजह से ट्यूबराइजेशन का मरहला, ट्यूबर्स बनने का अमल या तो स्लो हो जाएगा या डिले हो जाएगा और ट्यूबर्स तादाद में कम बनेंगे। लिहाजा ट्यूबर बनने और स्टोलन बनने के मरहले पर हमें जिन खुराकी अज़्ज़ा की ज़रूरत होती है उनमें जिंक, कॉपर, मैंगनीज सबसे पहले आते हैं। इसके अलावा फुल्विक एसिड, इन 4 अज़्ज़ा की हमें स्टोलन्स बनने के मरहले पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है और ख़ास तौर पर यह ख्याल भी रखना है कि इस मरहले के ऊपर पौधे के ऊपर किसी किस्म का मौसमी या किसी जहर का कोई स्ट्रेस ना आए, यानी कि पौधों पर ना तो बायोटिक स्ट्रेस आए ना एबायोटिक स्ट्रेस आए। इसके अलावा जब ट्यूबराइजेशन का मरहला शुरू होता है तो उस वक्त हमें सबसे ज़्यादा जिस हार्मोन की ज़रूरत होती है उसका नाम है जिस्मोनिक एसिड और वो हमें हासिल होता है लिपोक्सिजीन्स हार्मोन से। और लिपोक्सिजीन्स हार्मोन जो पैदा होता है वो बुनियादी तौर पर अमाइनो एसिड्स पैदा करते हैं। ये अमाइनो एसिड की कमी की वजह से लिपोक्सिजीन्स हार्मोन की कमी हो जाती है। लिहाजा इस स्टेज पर अगर हम अमाइनो एसिड का एप्लीकेशन कर दें तो पौधे पर ना तो कोई किसी किस्म का स्ट्रेस आएगा, ना ही लिपोक्सिजीन हार्मोन, जिस्मोनिक एसिड हार्मोन की कमी वाक़या होगी। लिहाजा हमें इस स्टेज पर इंतहाई मोहतात रहना है ताकि हमें अपनी पैदावार को सेक्रीफाइस ना करना पड़े। वीडियो देखने और पसंद करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।